जी साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में आए हैं। सबसे पहले आज एनएसयूआई का 53वां स्थापना दिवस है, तो मैं सभी नौजवान साथियों को जो एनएसयूआई में काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, उन सभी लोगों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं आज उनके स्थापना दिवस पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी।
उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूं। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल, 4.25 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूं, ये सब हम, एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूं उसको आप जरा प्ले करना एक मिनट।
उनसे छिपा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अमित शाह जो उनके अध्यक्ष है वसुंधरा जी उनको सही पिक्चर नहीं दे रही है। एक तरफ तो लोकपाल को भेज रही है फैसला खानों के आवेदन को रद्द करके, और फिर भी इनको कैबिनेट नहीं दिख रहा है अमित शाह साहब को। और दूसरा जो 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन। मॉरिशस से पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो करप्शन नहीं दिख रहा है। उसका क्या कहना है? उसका मानना है कि वो क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो उनको कुछ तो बोलना ही, इसलिए बोले। और करप्शन से पार हो गए राजस्थान में। मुख्यमंत्री का पर्यटन पूरा रहा उन लोगों को, गलत लोगों को। IAS तक के अरेस्ट हुए, उनको बचा लिया गया, जमानत करवा ली गई, केस को दे दिया गया, लोकपाल ट्रांसफर कर दिया गया, सीबीआई को नहीं दिया गया। जल्दी आएगा। बद्री और खान घोटाले पे आरोप लगाए तो भाजपा सरकार पे बद्री और खान घोटाले पे हजारों करोड़ के आरोप आगे लगा रहे हैं और केंद्र के जो पीसीसी में आ रहे हैं प्रेस वार्ता में मोदी लगा रहे हैं। आपने इसी तरह सर दलित गेट 90 या 90B इनसे आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ आउटपुट तो निकला नहीं। इनसे कुछ आउटपुट निकलेगा आपकी सरकार आने पर या इसी तरह रहेगा? बद्री के अवैध जो कथन हो रहा है उसमें पूरी तरह वसुंधरा गवर्नमेंट वसुंधरा जी इन्वॉल्व है, पूरी तरह। जिस प्रकार से जैसे शासन आई है तब से बद्री माफियाओं के सांठगांठ करके जो खेल खेला गया है, आम जनता समझ नहीं पा रही है। मीडिया समझता है तो उनकी परवाह नहीं की जा रही है, विपक्ष बोलता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिमाह हो रहा है, प्रतिमाह। कल मैं आ रहा था हिंगोली से, तो टोंक जिले में एंटर करते ही मुझे नौजवान मिला। वो कह रहा कि बद्री के ट्रकों ने यहाँ पर जाम कर दिया, तो मैंने शिकायत की जाके थाने के अंदर। तो उनकी बातें छोड़ो, मुझे दिन भर बैठा दे थाने के अंदर, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। अब आप घटना करो, चोरी और छीना चोरी, बद्री माफिया खरीद करे, शिकायत करी थाने के अंदर, क्योंकि थाने में वहां पाबंदी पहुंचती है। मैंने चौक आगे टेलीफोन किया कलेक्टर साहब को, कृपा करके देखो क्या मामला है। तो ये जो राज जिस प्रकार चल रहा है राजस्थान में, वो बहुत ही निराशाजनक भी है, अफसोसजनक भी है, क्योंकि भारी बहुमत दिया जनता ने। और अब दौरे दौरे चले 4 दिन के। शराब जो है, शराब कोई बता नहीं बता, शराब जो है उसमें जो बेईमानी हो रही है वो जग जाहिर है, कई बार मीडिया में आ चुका है। और सरकार बद्री माफिया वाले क्या कर रहे हैं, 2 साल के अंदर जौनपुर के अंदर आप लोग छापते रहते दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं टीमों को। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने जानबूझ के साल भर के छूट दे रखी है, बद्री माफिया को लूट लेती है और पैसा कौन का पड़ता है, इसलिए आपने छूट दे रखी है। और तमाम आपने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मैंने सुना है 19 को किया, 16 को किया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये साल भर पहले आप कदम उठाते तो पूरा राजस्थान लूटता नहीं आए। 5,000 की ट्रक जो है आज 30,000 40,000 बिक रही है, मकान भी बना नहीं पा रहा है, और पूरी बंदी हुई है माइंस से लगा करके ऊपर तक। जब से अवैध खनन होता है तब से ट्रक किसकी होगी, किस रास्ते से जाएगी, और वो बंदी हुई है पैसा ऊपर तक पहुंचने की। ये आपने क्यों होने दिया, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। मुख्यमंत्री चारों ओर हाहाकार मचा रहा है बद्री माफियाओं ने। आप कल्पना करो कितना बड़ा वसुंधरा जी के संगठन में जो बद्री वाले पन पर राजस्थान के अंदर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए, करोड़ों रुपए कोई पहला खर्च होगा चुनाव के नाम कि पूछो बद्री माँ के अलग, शराब माँ के अलग, छत्तीस बना दी, से अलग,
ये जो हालात ये है, इससे लोग सब समझ गए हैं कि आपकी चाल से तो चेहरा ठीक नहीं है, आपकी चाल से तो चेहरा ठीक नहीं है। लंबी कहानी है। और 5 करोड़ रुपए प्रति माह बड़ी माँ के किसको दे रहे थे, ये आपकी जांच करते हैं। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह 5 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे थे, ये बताइए मुझे। आप हमसे पूछते हो कि बजरी आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मची सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपए वसूल किए गए पूरे राजस्थान से। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए मुझे पता नहीं। मशीनरी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की, एमआरपी, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो। और नामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में लगे हुए। बजरी के अंदर भी यही मामला है। अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 बेचो, 40,000 बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 55 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचे ऊपर, ये स्थिति बनी थी। और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने कभी देखी नहीं आज तक। आग लगी हुई थी, पैसा आया, पैसा गया कैसे, इस बार कितना गया होगा, यहाँ के विषय यही होना चाहिए कितना करोड़ों अरबों में रुपया गया है जो 5 साल की लूट मचे थी उस वक्त में। मैंने कहा ना कि साथ है तो जो इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, कोर्टों के अंदर भी है, उनकी जांच करवा पुलिस इनकी है, तो ये यहाँ जांच हो नहीं सकती मुख्यमंत्री के खिलाफ में, या मुख्यमंत्री के सहयोगियों के खिलाफ में, जिनकी बेटी है या कारपेट वाला मामला, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए। और बेटी को भी जिस उसमें आरोप लगे हैं कि पैसा मॉरिशस के रूप से आया है, नंबर 1 पैसा इनके धौलपुर में लगा है, वहाँ 6 मिनिस्टर बनी है, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। पैसा कितना लगा है, कहाँ से आया, कैसे लगा है, पूरी जांच होनी चाहिए। बीच में बात जो आई थी केंद्रीय, और इन्होंने जो आजादी के बाद में पहली गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री है देश के अंदर, पहला नागरिक होगा जो किसी दूसरे मुल्क के सरकार को ये कहे कि मेरे मुल्क के लोगों को मालूम नहीं पड़ा चाहिए कि मैं क्या आपको एविडेंस दे रही हूँ। आरोप लगते हैं भाई ये गुजर भूमि दबा ली राज परिवार ने धौलपुर के अंदर, महल का हिस्सा कॉमर्शियल करके दे दिया मिस्टर हाईवे को। जमीन जो है महल के अंदर की पूरी जमीन वो गैर मुमकिन स्वेच्छक है, ये हम भी सुनते रहते लोगों से। जितने उनके आरोप लगते हैं ये उनके लिए सुनहरा अवसर होता है जब आपको डेमोक्रेसी के आधार पर राज करने का अवसर मिला है। हमेशा के लिए उनके खुद के इतने हैं, हमेशा के लिए वो सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ग्राम आगे किया गया, 50-60 करोड़ तो फूंक दिया आपने इस राजस्थान में। ये जांच का विषय है, बिना टेंडर बिना कुछ भी किए हुए देते गए, पहले उठाते गए। शानदार प्रोग्राम होना चाहिए, उद्योगपतियों को खुश करके बैठो आगे के इन्वेस्टर के लिए, आगे हमारे साथ अच्छे रहने चाहिए। अरे भाई सुनो, क्या होगा उसका, ये तो जांच होनी चाहिए, इसकी तो मेरा मानना है। पूछ लेना पहले, एग्रीगेट आयोजन 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एमओयू हमें 6,000 करोड़ आया, कितना 631 करोड़ रुपए, 631 करोड़ का। और पहले कितना खर्च हुआ, 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
बड़े बड़े आयोजन किए गए। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लाने नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह, और उसमें करप्शन बहुत बड़ी लेवल का था। पता पड़ता ही नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना, क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसे मैंने कहा, इन्होंने हर हमारी योजनाओं को नाम बदलना या काम बदलना, कमजोर करना, यही काम किया 5 साल थे। इसलिए इस योजना को लेके आए। भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो जांच का विषय है। वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर। क्यों बनाया कार्ड? आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया? तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। मैं तो पहले कह ही रहा था। अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपए बकाया इसके है, उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी है। पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे, वापस शुरू भी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है इनके फैसले। बड़े घोटाले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। व्यापम घोटाला अलग हो गया, रमन सिंह की गवाह अलग घोटाला चल रहा है। यहाँ का तो खुला खाता है मॉइस्चर रूट से। तो मैंने कहा वसुंधरा मॉडल जो बना है देश के अंदर, इसको या तो अपनाना चाहिए केंद्र सरकार को। जिस रूप में पैसा आया है चेक से, 10 रुपए का शेयर लगभग 1 लाख में बिका है, ये मॉडल नया मॉडल है। सब्सिडी कंपनी इंडिया की कैपिटल कंपनी जो है, उससे जो हमने पूरी रिफाइनरी का बजट बनाया था, उसकी बजाय प्राइवेट कंपनी को आपने 4 साल बर्बाद कर दिए और जब गुमराह कर रहा सत्य बोल करके 40,000 करोड़ बचा दिए। कोई प्राइवेट फंड को जगह दी थी, स्टेट गवर्नमेंट सरकार का, भारत सरकार की कंपनी ONGC राजस्थान की कंपनी नहीं बनाई कंपनी है राजस्थान गवर्नमेंट, उनके पीछे समझौता था। लेन देन हो रहा था राजस्थान और केंद्र के बीच में, तो किसको पैसा दिया जा रहा है? कोई उनको पूछ ले कारपेट कहाँ गया तो भड़क जाती है। जैसे भड़क गई पत्रकार पर काला क्या ब्लैक पेपर हमारे खिलाफ में जब निकाला था, एक पत्रकार ने पूछ लिया भाई कि वो कारपेट कहाँ गिरे, भड़क इसलिए बाहर बना। तो ये भड़कने की जो अर्थ है उनकी, वो इसमें भी नहीं है। बजट पेश कर अब साथियों, ये जो करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूं समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है। और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों नहीं होगी तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। तफ्तीश नहीं होगी तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो
चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। क्या ये माना जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या ये माना जाए आलाकमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं, मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर दिखाएं। और मैंने कहा ना, ये जो मिलीभगत का आरोप हमारे विरोधी लगा सकते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं वसुंधरा जी या मुख्यमंत्री जी या किसी और का कहीं कोई आपस में गठजोड़ तो नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने आरोप लगाया, कमीशन बनाया, उसमें कुछ कमी आ गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार में बीजेपी आई, हमने और बड़े आरोप लगाए, हम राष्ट्रपति के पास गए, गवर्नर के पास गए, ज्ञापन दिया, लोगों को आश्वासित किया। 4.25 साल हो गए और हमने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि पब्लिक में हम लोगों की बात जनता माने अगली बार भी, इसलिए कदम उठाना जरूरी है। ये कांग्रेस जो राजस्थान मॉडल प्रमोट कर रही है, कि राजस्थान मॉडल के बारे में बात की जा रही है, क्या आपके अनुसार राजस्थान मॉडल वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है? भाई, मैंने तो जो मुझे इशू लगा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया, और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक, मैंने तो अशोक जी से बहुत ज्यादा बोला है इस बारे में, हम सब ने बोला है, लेकिन सरकार जब बनी है तो पार्टी की सरकार बनी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं, सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और समय कितना बचा है? सुझाव पार्टी क्यों नहीं मानती, क्या लगता है? ये सुझाव पे कार्रवाई करने का काम सरकार का है, इसमें संगठन का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। अशोक गहलोत जी ने तो क्या करें? आपके जिसमें कौन एमएलए मंत्री बैठेगा? मैं बैठूंगा जी, हाँ गोयल साहब, मैं बैठूंगा। सचिन सर, अशोक गहलोत जी ने तो आपके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन आपने तो उन आरोपों को कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक। भाई, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आपने मेरे ढंग से सुना नहीं। मैं तो सिर्फ तथ्य प्रमाण के साथ रख रहा हूं सामने, अब तक का इतिहास बता रहा हूं और हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना बात रख रहा हूं। आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं करता हूं। मेरा ये सवाल था कि आपने वसुंधरा राजे के बंगले के ऊपर भी कहा था कि उनको छोड़ना चाहिए,
लेकिन आप 3 साल से उप मुख्यमंत्री नहीं है, आपकी नैतिकता आपको नहीं कहती है बंगला आपने- सरकार अपने विवेक से बंगले आवंटित करती है, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे, जो सरकार का आदेश होगा हम सब मानेंगे उसको। सचिन जी, आपको नहीं लगता आपने कई चिट्ठियां लिख दी, तो मंशा तो जाहिर है सरकार की कि वो आपकी चिट्ठियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसे में आपका अनशन, आपको लगता है कोई और रास्ता? भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हों, लेकिन अब मैं अनशन कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए आज मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं तो चिट्ठी, आपको पता है चिट्ठी लिखी है मैंने, आज 1 साल से ऊपर हो गया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आज सो के जागा हूँ, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ, फिर चिट्ठियां लिखता आया हूँ, आग्रह करता आया हूँ। अब जब नहीं हो रही कार्रवाई, इसलिए मुझे अनशन करना पड़ रहा है। पायलट साहब, ये माने कि अब आप आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? शशि जी, मैं तो एक इशू उठा रहा हूँ जो मेरे कार्यकाल में अध्यक्ष में था, हम सब लोगों ने उठाए थे और कई बार कहा था, उस पर कार्रवाई हो, ये मैं चाहता हूँ। इतना मेरा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है। जो पहले आपने मुद्दे उठाए, इससे पहले जो जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी 25 सितंबर को, तो क्या अरे आज का इशू जो आपको बता दिया मैंने, वो तो दूसरा इशू है। आप जब अनशन पर बैठेंगे उसके बाद जो आपने 2 पत्र को तो पहले भी लिख चुके, कार्रवाई नहीं हुई, अनशन पर बैठने के बाद सरकार कार्रवाई करेगी, अपनी बात जो पुरानी बात कही थी उस पर अमल करेगी? मैं उम्मीद रखता हूँ। पायलट साहब, 11 अप्रैल को आप अनशन की बात कर रहे हैं, काफी लेट नहीं कर दिया आपने क्या? भाई मैंने कहा ना आपको, मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी, मुझे उम्मीद थी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब लग रहा है कि समय बहुत ही कम रह गया, तो मैं बैठूंगा, दर्शन करूंगा, लोगों के सामने बात रखेंगे। और मेरा इस पे किसी पे छीटाकशी करने का मकसद नहीं है, मैं तो सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दों की बात रख रहा हूं और मैं चाहता हूं इस पर हम नैतिकता अपनी बनाए रखें, उस पर कार्रवाई करें। सचिन जी, बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद कर रहे हैं। भाई ऐसा है यार बोल, जवाब तो देना चाहिए। हाँ जट साहब बोलो, क्या करूँगा? पायलट साहब, अगर इस अनशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे, लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं क्या कह सकता क्या हूँ। ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए खुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश के लिए एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मुद्दों को, समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, तो उनसे प्रेरणा लेके मैं करना चाह रहा था, इसलिए 11 तारीख को। पायलट साहब, अगर 11 अप्रैल को आप अनशन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या इस इशू को आप जनता के बीच में ले जाएंगे? क्या मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। सरकार हमारी है, एजेंसी हमारी है, तथ्य हमारे सामने है, हमारा कमिटमेंट पब्लिक के अंदर है, तो बात न मानने का सवाल नहीं उठता। सर, आपने आज पूजा समाज में जो भर्ती को लेकर प्रक्रिया चल रहा है सर, जो आपस में ट्विटर वार चल रहा है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये इशू पे मैं आपको याद किया था, इसके संदर्भ में कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। आपने खूब सारे घोटालों का जिक्र किया, लेकिन संजीवनी घोटाले का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सीरियस उसी घोटाले। उस पर तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। किसी भी